औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पी डॉक्टर इम्तियाज़ हसन बड़ैच, एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। पेंशनर्स के बारे में बहुत सारी खबरें आजकल चल रही हैं और कई बार ये खबर आती है कि पेंशन बंद हो गई है, कई बार आती है कि पेंशन जो है वो बंद नहीं हुई बल्कि उसके अंदर कोई रद्दोबदल किया गया है। और जीपी फंड क्या है, सीपी फंड क्या है, वॉलंटरी पेंशन क्या है, वॉलंटरी पेंशन स्कीम क्या है, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम क्या है, ये चीज़ें मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, लोग हैं, उनको इनका सही अंदाजा नहीं है। तो इसके ऊपर आज जरा थोड़ी तफसील से बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जी पेंशन जो है वो गवर्नमेंट सर्कल में तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो पेंशन है, शुरू से है, लेकिन इसके साथ जो स्टेट ओन्ड अदारे हैं और ऑटोनमस या सेमी ऑटोनमस जो बॉडीज हैं, वहां पे बहुत सारी ऐसे अदारे हैं जहां पे पेंशन नहीं है ऑलरेडी। वहां पे सैलरीज हैं और सैलरीज के साथ साथ कुछ छुट्टी या इस तरह की चीजें हैं। कई जगहों पे ग्रेच्युटी है, कई जगहों प्रोविडेंट फंड है। तो इस तरह करके बहुत सारे अदारों में नहीं है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में अगर चले जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या पाकिस्तान की जो वेल रिप्यूटेड नेशनल कंपनीज हैं जहां पे लोग कैरियर जॉब करना पसंद करते हैं, वहां पे कुछ बेनिफिट्स हैं, कई सारे बेनिफिट्स हैं। आम कंपनियों के अंदर तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि या वो ग्रेच्युटी देंगे या प्रोविडेंट फंड देंगे, इनमें से एक जो चीज है वो लाजमी है। काफी कंपनियों में ग्रेच्युटी भी है और प्रोविडेंट फंड भी है। अब ग्रेच्युटी क्या होती है? ग्रेच्युटी होती है कि एक कंप्लीटेड ईयर जो होता है ना, मोर देन 6 मंथ्स अगर आपने एक कंपनी में जॉब किया है तो आपको जब कंपनी से आप अलग होंगे, उसको छोड़ेंगे, रिजाइन करेंगे, तो वो आपको एक सैलरी आपको देंगे, एडिशनल बेसिक सैलरी। ये है ग्रेच्युटी। अच्छा, गवर्नमेंट में भी जो ग्रेच्युटी का तस्वर है वो भी यही है कि आप टोटल जितनी सर्विस आपने की होती है, मतलब 30 साल सर्विस की है तो 30 जो बेसिक सैलरी है वो आपको मिलनी चाहिए, अगर ग्रेच्युटी वहां पे गवर्नमेंट ने दी हुई है तो नहीं। अच्छा, कई लोग इसको ग्रेजुटी कहते हैं, ग्रेजुटी या ग्रेचुटी लफ्ज है असल में। तो ये है। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में जीपी फंड कहते हैं और प्राइवेट सेक्टर में उसको सीपी फंड कहते हैं, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो वो प्रोविडेंट फंड के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो उनका थोड़ा बहुत हर महीने सैलरी में से कटता है, जो प्रोविडेंट फंड है उसके लिए कटता है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर अपना हिस्सा डालती है और उतना ही डालती है, जितना उसका कटा है उतना वो डाल देते हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां से वो जो प्रॉफिट है वो आता रहता है। वो जो प्रॉफिट आता है वो भी फिर एम्प्लॉइज को क्रेडिट किया जाता है। तो गवर्नमेंट में भी ये है। अब प्राइवेट सेक्टर में जहां पे प्रोविडेंट फंड है उसको कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं, सीपीएफ कहते हैं। उसके अंदर भी यही है असूल कि जितना एम्प्लॉय का कटेगा, जितने परसेंट सैलरी में से, बेसिक सैलरी में से, उतना ही उसका जो कंपनी है वो उसके अंदर डालेगी और फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो प्रॉफिट होगा वो एम्प्लॉय को जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये वहां पे है। अच्छा, अब रह गया पेंशन। तो गवर्नमेंट में जो पेंशन स्कीम है जो अभी तक चल रही है, वहां पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होता। वो जितना शेयर है वो सारा गवर्नमेंट जो है वो हर एम्प्लॉय के लिए उसके अंदर डालती है। वो जब रिटायर हो जाता है वो जो एम्प्लॉय, तो उसको वो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। उसमें आपको पता है कुछ सैलरी जो है वो एडवांस, कुछ पेंशन एडवांस दे दी जाती है उसका कुछ पोर्शन, और बाकी जो साथ लेता रहता है। लेकिन जब वो 72 का हो जाता है तो वो जो उसको एडवांस दी गई थी कुछ पेंशन काट के, वो बहाल हो जाती है फिर उसकी आफ्टर द एज ऑफ 72, और फिर उसकी मुकम्मल पेंशन बहाल हो जाती है। फिर उनके ऊपर आपने देखा होगा कि हर बजट के अंदर कोई ना कोई इंक्रीज होती रहती है, कभी 5%, कभी 10%। तो वो भी उसका उनको बेनिफिट मिलता रहता है। वो तो एग्जिस्टिंग पेंशनर जो होते हैं, जो पेंशन में जा चुके होते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको उसका फायदा होता है। और रहा सवाल ग्रेच्युटी, वो हर टाइम में उनको रिटायरमेंट मिल जाती है, या प्रोविडेंट फंड वो भी उनको मिल जाता है, जिसको जीपीएफ बोलते हैं। अच्छा, अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो पेंशन है
वो मैंने पहले बता दिया कि वो कंपनी ही पूरा पैसे डालती है उसके अंदर, लेकिन प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूटरी होता है। और इस तरीके से जब वहां वो रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में एक इंप्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक पेंशन, अगर जो ब्राय नामी है, मतलब इस वक्त उसका वो जो पर मंथ जो है वो 10,000 रुपया है, तो जिसकी लंबी सर्विस है उसको थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, 12-13,000 लेता होगा, लेकिन 10,000 मोस्टली वो ले रहे होते हैं। अब ये अगर कोई शख्स डायरेक्टर भी रिटायर हुआ है, जनरल मैनेजर रिटायर हुआ है, या एक वर्कर के तौर पर रिटायर हुआ है, तो वो उसको मिनिमम 10,000 मिलते हैं। और उसकी भी रिडक्शन जो है वो सैलरी में से की जाती है, और उसके बाद कुछ जो कंपनियां वो उसके अंदर कुछ डालते हैं, तो वो फिर वो जमा करवाते हैं हर महीने। EOBI का एक महकमा है, इंस्टीट्यूशन है, वहां पे जमा करवाते हैं। और वो जो 15 ईयर्स अगर सर्विस हो जाए किसी एम्प्लॉई की, इसको सिक्योर सर्विस बोलते हैं, तो उसको वो EOB पेंशन मिलती है, लेकिन मैंने बताया वो 10,000 है। तो वो भी 2-3 साल बाद कहीं 1,000-1,500 बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये कि आप अंदाजा कर सकते हैं 10,000 अगर सिर्फ किसी की पेंशन वही है तो उससे वो कैसे गुजारा करता होगा। अब ये तो एक जनरल मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आमतौर पे होता है। अब जो स्कीम सामने आ रही है, जो सुनने में आ रही है, वो ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि जो पेंशन का बहुत बड़ा बोझ है, पेंशन बिल जो है बड़ा हैवी है, और बल्कि एट पार तकरीबन हो गया है सैलरीज के साथ, तो इससे कैसे जान छुड़ाई जाए और गवर्नमेंट जो है उसका बोझ कम किया जाए। अब इसमें जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको तो नहीं छेड़ा जा रहा। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो तो उसी तरह पेंशन लेंगे जैसे इंटाइटलमेंट बनती है उनकी, और उसी तरह अगर उनको जो प्रोविडेंट फंड है वो मिलेगा, अगर ग्रेच्युटी है तो वो मिलेगी। लेकिन जो नए एम्प्लॉइज हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 1 जुलाई 2024 से ये जो प्रपोज स्कीम है ये उस पर आप कह लें इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा, तो 1 जुलाई 2024 से जो नए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंडक्ट होंगे, गवर्नमेंट जॉब में आएंगे, उनको इस तरह की पेंशन नहीं मिलेगी। तो उसमें यह होगा कि हर एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी से, बेसिक सैलरी से हर महीने एक सर्टेन अमाउंट उसकी परसेंटेज फिक्स कर दी जाएगी, वो उसकी सैलरी से काटी जाएगी। यानी 10% जो सुनने में आया कि 10% कटेगा हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी से हर महीने, और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो 12% डालेगी। ये 2% गवर्नमेंट ज्यादा डालेगी अपना शेयर, और उसको एक कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का एक ट्रस्ट बन जाएगा। ये भी हो सकता है किसी इंश्योरेंस कंपनी जो है मुख्तलिफ है उनके साथ ये नेगोशिएट करके स्कीम ले ली जाए उनसे, और उनके साथ ये तय कर लिया जाए, तो वो फिर वहां पे जमा होता रहेगा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो उसका हिस्सा बनता रहेगा। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो एम्प्लॉय जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उस पेंशन का हकदार होगा। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है इनके बारे में अफवाह चलती रहती है जी कि उनकी पेंशन भी खत्म हो रही है। अच्छा, पेंशन खत्म नहीं हो रही बहरहाल, लेकिन यह है कि इसमें यह मुमकिन है कि उनसे ऑप्शन ले लिया जाए। यानी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो उनसे ऑप्शन ले ली जाए कि भी अगर वो चाहें तो वो जो नई स्कीम है कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, उसके अंदर उसको ऑप्ट कर लें। अच्छा, वो ऑप्शन क्यों देंगे, क्या जरूरत है उनको अपने पास से कंट्रीब्यूट डालने की? लेकिन सर्टनली मैं आपको बताऊं कि जो पेंशन का रेट होगा ना, यकीनन वो जो पेंशन कंट्रीब्यूटरी पेंशन होगी उसका रेट यकीनन ज्यादा होगा। ये जो गवर्नमेंट की मौजूदा एग्जिस्टिंग पेंशन है इससे रेट कुछ ज्यादा उसका होगा। तो ये अगर इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट, जाहिर बात है जब ये बाकायदा स्कीम अनाउंस होगी और ये नोटिफाई होगी तो उसमें सारी डिटेल जब आएंगी तो उसमें वो अट्रैक्शन यकीनन पैदा करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको ये ऑफर की जाए कि आप वोट कर लें इसको। तो एक तो ये है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को वो नहीं छेड़े। अलबत्ता ये जरूर है प्री मैच्योर रिटायरमेंट, वो ऑलरेडी पहले कवानीन मौजूद है पाकिस्तान की सिविल सर्विस के अंदर, उनके तहत वो उनका परफॉर्मेंस, उनका वो सारा कुछ देख दाख के तो ये किया जा सकता है कि उनको प्री मैच्योर रिटायर कर दिया जाए। जो लोग जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिनका आप कह लें कि जिनका जो करेक्टर रोल है, उनका सर्विस करेक्टर रोल है, उसके अंदर काफी कुछ है नेगेटिव, काफी उनको सजाएं मिली है महकमाना मिसकंडक्ट के ऊपर वगैरह वगैरह, तो उसकी बेस पे उसका जो करेक्टर देख के, उसका जो आप कह लें कि सर्विस कैरियर देख के उनको वो कंपल्सरी रिटायर कर सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में ये VSS के नाम से होती है ये स्कीम, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम।
ये बहुत सारे इदारों में आई, PTCL में आई और हबीब बैंक में आई थी और कई और बैंकों में काफ़ी आई है, कई बहुत मशहूर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, तो उनमें भी उन्होंने रखा हुआ ये बाकायदा उसका कि वो एक शख्स को जिसके बारे में साबित है कि इसको फारग कर दिया जाए, परफॉर्मेंस इशू हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है, या अपनी बेल्ट टाइट करना चाह रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा हो गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो चाह रहे हैं कि साइज कम किया जाए इंप्लाइज का, तो ऐसी सूरत में वो वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम या जिसको गोल्डन हैंडशेक कहते थे किस जमाने में, अब उसका अच्छा नाम सा रख दिया, वो है वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम VSS, वो ऑफर कर देते हैं। उसके अंदर फिर ये होता है कुछ उसको फैसिलिटीज दे दी जाती हैं, कुछ सैलरीज उनको एडवांस मिल जाती हैं, मतलब हो सकता है 6 सैलरियां उसको इकट्ठी मिल जाए, और ताकि वो कहीं जाके कैरियर शुरू कर सके, तो उस दौरान वो उसका सर्वाइवल हो सके। इसके अलावा प्राइवेट फंड जो भी हर कंपनी का एक अपना अपना एक तरीका कार है उसके अंदर, और ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी जो कंपल्सरी रिटायरमेंट होती है उसके अंदर भी इस तरह की है, लेकिन जो अदरवाइज कंपल्सरी रिटायरमेंट है जिसको आमतौर मिसकंडक्ट पे ही किया जाता है जनरली, वो जो है उसके ऊपर ही होता है कि उसको पेंशन मिलती रहती है उस वक्त तक की जो उसकी एंटाइटलमेंट बनती है, जितनी उसने सर्विस कर ली है जो उसकी एंटाइटलमेंट बनेगी। जाहिर बात है वो पेंशन बहुत ज्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि अगर एक आदमी 20 साल की सर्विस में रिटायर हो रहा है या 25 साल की सर्विस में रिटायर हो रहा है और एक आदमी जो है 35 साल की सर्विस में रिटायर होगा, तो उनकी पेंशन का फर्क तो आएगा ना, तो इसलिए उनकी पेंशन थोड़ी कम होती है और बाकी कुछ बेनिफिट उनको दे दिए जाते हैं और उनको स्टेटस ये होता है कि वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वो मिसकंडक्ट पे रिटायर होते हैं और कंपल्सरी रिटायर होते हैं, तो वो गवर्नमेंट सर्विस में दोबारा उनको नहीं लिया जाता, ये जाहिर बात है कि वो उनको निकाला गया एक तरह से ना। तो ये स्कीम इस तरह की स्कीम है जो ऑलरेडी पाकिस्तान के सिविल सर्विस के रूल्स के अंदर और लॉज के अंदर मौजूद है वैसे ये, तो उसको भी वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। अलबत्ता जो अच्छे परफॉर्मर हैं या जहां पे स्ट्रेंथ ठीक है, मुनासिब है, ओवर क्राउडेड नहीं है अगर कोई डिपार्टमेंट, तो ऐसी सूरत में फिर वो उनको ये ऑफर की जा सकती है। या फिर इसके साथ साथ कुछ महकमे जो हैं या कुछ अदारे ऐसे जिनके बारे में एक कहा जाता है मुतलकात पे कि वो अदारे जो हैं उनकी यूटिलिटी इतनी नहीं है, फायदा नहीं है इतना, तो हो सकता है उन अदारों को गवर्नमेंट जो क्लोज करे, यानी उन डिपार्टमेंट्स को खत्म करे और उनको आप कह लें अब्जॉर्ब कर ले किसी और डिपार्टमेंट के अंदर, एक डिपार्टमेंट खत्म करके उसको दूसरे डिपार्टमेंट में अब्जॉर्ब कर ले। अब उनके जो एम्प्लॉइज होंगे उनको फिर ये VSS कह लें, गोल्डन हैंडशेक कह लें, इस तरह की स्कीम दे के उनको फारिग किया जा सकता है। पहले कवानीन ये थे या हैं इस जो एग्जिस्टिंग, उसमें यह है कि अगर कोई इस तरह का अदारा बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एक सरप्लस पूल होता है गवर्नमेंट का, वो वहां पे रिपोर्ट कर देते हैं और फिर वहां पे उनका वो स्ट्रेंथ रहती है, उनको सैलरी मिलती रहती है और वो आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। और उस दौरान जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई वैकेंसीज निकलती हैं, क्रिएट होती है, तो फिर इनमें से वहां पे एडजस्ट किए जाते हैं उसी ग्रेड के अंदर या जो भी है, और फिर उनको दोबारा वो जॉब पे लग जाते हैं। और उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि भी अगर कई एम्प्लॉइज जो है वो साथ अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं और उनको आदत पड़ जाती है घर में रहने की या अपने काम पे रहने की, तो वो क्या करते हैं, वो सरप्लस पूल में रहना पसंद करते हैं, जिनको सैलरी मिल रही है उनकी और पेंशन तक मिलनी है उनको, 60 एज तक जब तक रिटायर नहीं होते उनको मिलनी है, तो वो आराम से, कई बार उनको कोई ऑफर भी होती है किसी इदारे में, तो उसमें कई बार वो मेल मिलाप करके अपना नाम निकलवा लेते हैं, या उस अदारे में जहां पे उनको भेजा जा रहा होता है, उनका नाम भेजा जा रहा होता है रिकमेंड करके उनकी अप्रूवल के लिए, तो वहां पे मेल मिलाप करके उनसे इनकार करवा देते, जी हमें ये नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कई बार ये भी हुआ कि 10-10, 15-15 साल सरप्लस पूल में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो रहे और सैलरियां लेते रहे, काम कुछ नहीं किया और साथ साथ अपना बिजनेस करते रहे। एम्प्लॉइज के अंदर बेचैनी है, वो उसमें उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कोई तब्दीली खास नहीं आ रही। तो हम याद रखिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।